हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल अकाउंटिंग इनसाइट्स विद सीए दीपक वाधवा। जैसे मैंने आपसे डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में कि हम एक कॉम्प्रिहेंसिव एग्जांपल डिस्कस करेंगे इन्वेंट्री वैल्यूएशन के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि इन्वेंट्री वैल्यूएशन कैसे की जाती है, कॉस्ट और एनआरवी व्हिचएवर इज लोअर पे की जाती है। फिर हमने कॉस्ट के कंपोनेंट देखे थे कि कॉस्ट मेनली 3 कंपोनेंट होते हैं, परचेज प्राइस, कन्वर्जन कॉस्ट और एनी अदर कॉस्ट जो उसको प्रेजेंट कंडीशन में लाने के लिए की जाती है। फिर हमने डिस्कस किया था एनआरवी के बारे में, नेट रियलाइजेबल वैल्यू, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस में से सेलिंग कॉस्ट लेस करके आप एनआरवी निकाल सकते थे। और हमने लोअर पार्ट के बारे में भी डिस्कस किया कि दोनों में से लोअर ही क्यों चुना गया, क्योंकि प्रूडेंस कॉन्सेप्ट वहां पे अप्लाई होता है। आज हम डिस्कस करेंगे कॉम्प्रिहेंसिव एग्जांपल, क्योंकि मैंने लास्ट क्लास में आपको बोला था कि हम कुछ मेथड्स यूज करते हैं इन्वेंट्री के वैल्यूएशन के लिए, जैसे यूनिट कॉस्ट, फीफो, लीफो तो अलाउड नहीं है, या एवरेज कॉस्ट। तो आज पहले मैं इनको डिटेल में डिस्कस करता हूं और फिर एग्जांपल की मदद से हम इनको समझते हैं कि इनका हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या इंपैक्ट पड़ता है। जी, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो, लाइक भी कर देना और दोस्तों के साथ शेयर तो जरूर ही कर देना। चलिए, 3 मेथड्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए थे। उन 3 मेथड से पहले मैं आपसे फिर से वो डिस्कस करना चाहता हूं कि 2 तरह के आइटम्स होते हैं मेनली हमारे। एक होते हैं इंटरचेंजेबल आइटम, दूसरे होते हैं नॉन इंटरचेंजेबल आइटम। इंटरचेंजेबल आइटम वो होते हैं जिनको हम जिनकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो यूनिक आपस में मिलती हैं, सेम होती हैं, उनको हम चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल ग्रोसरी का, शुगर का दिया था कि आपके पास 5 किलो चीनी पड़ी हुई है, उसमें 10 किलो और आई, आप उसको मिक्स कर सकते हो और उसमें से उस स्टॉक में से आप सामान बेच सकते हो। बट कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनको हम इंटरचेंज नहीं कर सकते, जैसे सेकंड हैंड कार्स या फिर हाई वैल्यू की जो ज्वेलरीज है, हाई वैल्यू आइटम्स है, उनको आप इंटरचेंज नहीं कर सकते। तो जहां इंटरचेंज नहीं कर सकते वहां यूनिट कॉस्ट मेथड यूज होता है कि जितने का एक्चुअली में प्रोडक्ट लिया था उसी कॉस्ट वो ही आपके लिए उसकी कॉस्ट मानी जाएगी। बट बाकी जो आइटम जहां पे इंटरचेंजेबल हो सकता है वहां पे हम फीफो मेथड और एवरेज कॉस्ट मेथड को अप्लाई कर सकते हैं। तो आज मैं कॉम्प्रिहेंसिव एग्जांपल की तरफ की मदद से आपको समझाऊंगा कि फीफो और एवरेज कॉस्ट को किस तरह से अप्लाई किया जा सकता है। वन मोर थिंग, लीफो IS2 में अलाउड नहीं है। चलिए, एग्जांपल की तरफ बढ़ने से पहले एक छोटी सी बात और, फीफो मेथड और एवरेज कॉस्ट मेथड को, फीफो में का मतलब होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि जो इन्वेंट्री पहले आई है वो इन्वेंट्री पहले जाएगी। तो हमारे क्लोजिंग स्टॉक में कौन सी इन्वेंट्री पड़ी होगी, हमारे क्लोजिंग स्टॉक में वो इन्वेंट्री पड़ी होगी जो हमारी लेटेस्ट परचेज होगी, जो हमारी रीसेंट परचेज होगी, वो हमारी क्लोजिंग इन्वेंट्री का पार्ट होगी। जी, एवरेज कॉस्ट में भी एक चीज बताना चाहूंगा, एवरेज कॉस्ट भी हम 2 तरह से निकाल सकते हैं। पहली, अगर आपको याद हो जब मैंने क्वांटिटी को बताया था, क्वांटिटी कैसे हम निकाल सकते हैं, तो देयर आर 2 मेथड वहां पे हमने डिस्कस किए थे। एक तो जाके पीरियोडिक काउंटिंग करो, जाके किसी दिन चले जाओ और स्टोर में जाके अपना गोडाउन में जाके काउंटिंग करके आओ। जी, दूसरा मेथड है कंटिन्यूअस इन्वेंटरी रिकॉर्ड। तो एवरेज कॉस्ट जो मेथड है वो भी 2 तरह से निकाला जा सकता है, एक तो पीरियोडिक और दूसरा कंटिन्यूस बेसिस पे। तो आइए, अब इंतजार खत्म होता है, एक कॉम्प्रिहेंसिव एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसका इंपैक्ट हमारी क्लोजिंग इन्वेंट्री पे क्या पड़ता है और हमारे ग्रॉस प्रॉफिट पे क्या पड़ता है। तो ये एग्जांपल अगर आपने कर लिया तो आपको ये मेथड ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएंगे और इसी के साथ आपका इन्वेंट्री का चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, मैं एग्जांपल आपके साथ डिस्कस करता हूं। यहां मैंने एग्जांपल लिख के रखा हुआ आपके लिए। एक कंपनी है जिसके पास फिनिश गुड का स्टॉक पड़ा हुआ है 31 दिसंबर 23 को, 5 यूनिट है और एक यूनिट का प्राइस जो है वो $3.5 है। तो 5 यूनिट उसके पास पड़े हुए हैं 3.5 की एवरेज से, यानी कि ये हमारा ओपनिंग स्टॉक, ये 31 दिसंबर का क्लोजिंग स्टॉक था, तो अगले साल का ये ओपनिंग स्टॉक बन गया। जी, देन जनवरी में आपने ये परचेजेस किए हैं, ये आपके सारे के सारे एडिशन हुए हैं। 3 जनवरी को आपने 5 यूनिट परचेज किए इस रेट पे, फिर 5 यूनिट परचेज किए 5 जनवरी को इस रेट पे, फिर 7 जैन को आपने इस रेट पे परचेज किया, 555 यूनिट परचेज किए। और फिर आपने यहाँ पे एग्जांपल लिख लेते हैं 6 जैन को, यहाँ पे आपने सामान बेचा, 7 यूनिट्स आपने यहाँ पे सेल आउट किए। यहाँ पे आपने कितने यूनिट सेल किए, 7 यूनिट आपने सेल किए, $10 के अकॉर्डिंग आपने इसको सेल आउट किया। नाउ अगर आप देखें 5 यूनिट शुरू में थे, 5 यूनिट यहां पे शुरू में थे,
5 यूनिट और आए तो 10 यूनिट हो गए, 5 और आए 15 हो गए, 5 और आए 20 यूनिट हमारे पास टोटल हो गए। उसमें से हमने 7 यूनिट सोल्ड आउट कर दिए, तो हमारे पास क्लोजिंग इन्वेंट्री कितना बचा होगा? 13 यूनिट्स। कितना बचा होगा? 13 यूनिट। 5 + 5 10 + 5 15 + 5 20। Out of 20 you have sold 7 units, so how much remaining? Only 13 units. तो 13 यूनिट आपके पास बचे हुए हैं इन द फॉर्म ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री। ओपनिंग इन्वेंट्री 5 थी और 15 यूनिट आपने परचेज ड्यूरिंग दी पीरियड किए, ड्यूरिंग द ईयर किए, और यहाँ पे आपने क्लोजिंग जो सेल थी 7 यूनिट्स की, तो क्लोजिंग आपके पास बचा 13 यूनिट। अब अगर हम फीफो मेथड यूज करते हैं, तो फीफो में मैंने बताया कि जो पहले आया वो पहले सोल्ड हो गया। देखिए टोटल यूनिट कितने हमारे सोल्ड हुए हैं? 7। तो जो ये 7 यूनिट है, जो ये 7 यूनिट बिके हैं, ये कहां कहां से बिके होंगे? पहले आओ पहले जाओ, यानी कि 5 यूनिट यहां से सोल्ड आउट हुए होंगे और 2 यूनिट यहां से। टोटल 7 ही तो बिके, तो पहले 5 तो यहां से निकल गए और जो बाद के जो है वो यहां से निकल गए। तो यहां और यहां से 5 यहां से निकल गए, यहां से 2 निकल गए। तो यानी कि हमारे पास स्टॉक में ये तो कुछ भी नहीं बचा, इसके 3 यूनिट बचे हमारे पास, इसके पूरे के पूरे 5 यूनिट बचे हैं और इसके भी पूरे के पूरे 5 यूनिट बचे हैं। मैं दोबारा से बताता हूं, जो 7 यूनिट आए थे उसमें से कितना जो जो यूनिट है वो किस किस लॉट में से बिके। मान लीजिए 4 लॉट है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो पहला यूनिट फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, पहला यूनिट तो पूरा, पहला लॉट तो पूरा बिक गया होगा, तो कोई स्टॉक नहीं बचा होगा। दूसरे यूनिट में से हमारे पास 2 यूनिट बिके होंगे, दूसरे लॉट में से 2 यूनिट बिके होंगे, तो 3 यूनिट अभी बचे, बाकी तीसरे और चौथे में से अभी भी हमारे पास सब कुछ बचा हुआ है। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री हमारी किस तरह से निकालेंगे? तो हमारी क्लोजिंग इन्वेंट्री के लिए हम देखेंगे कि जो हमारी लेटेस्ट परचेज है, जो हमारी लेटेस्ट परचेज है वो हमारे पास अभी भी बचे होंगे। एक तरीका तो ये था कि पहले ये डिसाइड कर लो कि कौन से लॉट में से आपका सामान बिका है, जो बचा है वो आपका क्लोजिंग आ जाएगा। जैसे इस लॉट में से बिका है तो यहाँ कुछ इन्वेंट्री नहीं बची, इसमें से 2 यूनिट बिके तो तीन इन्वेंट्रीज आपकी बची है, और ऐसे 5 यहां से 5 यहां से। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। दूसरा वे भी आप यूज कर सकते हैं जो सिंपल है और ज्यादा, कि आप देखें लेटेस्ट परचेज कितनी है। 5 यहां पे, 13 यूनिट आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री के, ये आपको बात बिल्कुल आराम से पता है कि 13 यूनिट हमारे पास क्लोजिंग इन्वेंट्री के। तो 5 ये रहे, 5 ये रहे, और जो बाकी बचे वो यहां से आ जाएंगे। तो लास्ट से शुरू हो जाइए, 5 और जो बाकी है वो यहां से। तो मैं क्लोजिंग इन्वेंट्री किस तरह से निकालूंगा? 5 यहां से मैंने पिक किए, फिर अगले 5 यहां से पिक किए, और उसके बाद जो 3 यूनिट बची, क्योंकि मेरे 13 यूनिट की इन्वेंट्री थी, 5 यहां से आए, 5 आए, तो यहां से कितने आएंगे? 3 यूनिट। तो 3 यूनिट का रेट है 4। तो ये हो गया आपका 15, ये आपका हो गया 12, और ये आपका हो गया 17.5। तो अगर हम इसका टोटल लगाएं, इसका टोटल लगाते हैं 17, 15, और इसका हमारा जो टोटल निकल के आता है वो देखते हैं एक बारी क्या आता है। सॉरी, ये मैंने क्या लिख दिया, 27, ये आने का हमारा 5.5, 27.5 होना चाहिए। हाँ जी, 27.5 प्लस में 15 प्लस में 12, तो 50, ये भी अच्छी साइज है ना। हाँ, 64.5 शुड बी योर क्लोजिंग इन्वेंट्री। एक बारी चेक कर लेते हैं जी। 64.5 जो है आपका, वो क्लोजिंग इन्वेंट्री आपका निकल के आ जाएगा। 5 पर 25, 5 इंटू 5 27.5, और 3 @ 4 दैट इज 12। तो 64.5 आपका क्लोजिंग इन्वेंट्री यहाँ पे निकल के आ जाएगा। तो आई होप फीफो से आपको क्लोजिंग इन्वेंट्री निकालना आ गया होगा। फीफो से क्लोजिंग इन्वेंट्री इस तरह से निकाली जा सकती है। अब बात करते हैं कि पीरियोडिक एवरेज कॉस्ट। पीरियोडिक एवरेज कॉस्ट को मैंने जैसे बताया कि 2 पार्ट होंगे, पीरियोडिक और कंटिन्यूस। तो पहले पीरियोडिक के बारे में बात करना है, कंटिन्यूस करना है। पीरियोडिक इज वेरी सिंपल। पीरियोडिक में आपको क्या करना है, जितने यूनिट आपके थे सबकी एवरेज ले लो। जो हमारा ओपनिंग स्टॉक था 5/3.5, उसके बाद था 5/4, उसके बाद था 5/5। देखिए ये लिया, ये लिया, ये लिया, अब ये ले लेंगे, सबका टोटल लगा देते हैं। ये आ गया 20, 25, 27.5। तो टोटल लगा लेते हैं एक बारी फटाफट से। 27.5 और 25, 20 और 17.5, दैट इज 90 आ गया है टोटल।
और 90 टोटल यूनिट से हमारे पास 5, 10, 15, 20, तो 20 यूनिट थे। तो अगर आप 90 डिवाइड बाय 20 करेंगे, अगर आप 90 डिवाइड बाय 20 करेंगे तो पर यूनिट की कॉस्ट निकल के आ जाएगी आपके पास 90 डिवाइड बाय 20, दैट इज 4.5 इज पर यूनिट कॉस्ट। आपके पास 4.5 पर यूनिट कॉस्ट आ गई। और आपको पता आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री थी 13 यूनिट्स, तो 13 यूनिट्स की जो आपकी कॉस्ट निकल के आएगी, जो इन्वेंट्री की वैल्यूएशन निकल के आएगी 4.5 के अकॉर्डिंग आपकी निकल के आएगी, दैट इज 58.5। मैं दोबारा से इसको आपके साथ बताता हूं कि क्या किया मैंने सिंपली क्या किया, जो मेरे ओपनिंग स्टॉक था, जो मेरी परचेज थी, उसके नंबर्स लिखे यहाँ पे 5 @ 3.5 जी, 5 @ 4, 5 @ 5, 5 @ 5.5, इनका टोटल किया 17.5, 20, 25, 27.5, टोटल आया 90 को मैंने डिवाइड किया जो टोटल ये यूनिट से 20 से, तो एक यूनिट की कॉस्ट आ गई दैट इज 4.5। उस 4.5 को मैंने, जो हमारी इन्वेंट्री बची हुई थी 13 यूनिट्स इन्वेंट्री की बची, तो 13 यूनिट्स को मैंने मल्टीप्लाई किया 4.5 से, तो मेरे पास जो आंसर आया दैट इज 58.5। तो 58.5 जो है हमारी क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू निकल के आई। 58.5 जो हमारे पास आई है वो क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू हमारे पास निकल के आई है। आई होप ये भी बात समझ में आई होगी। यहाँ पे हमने क्या किया, जो ओपनिंग स्टॉक था और जो परचेजेस थी उनके मल्टीप्लाई किया और टोटल कॉस्ट निकाली, टोटल कॉस्ट को नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड किया तो पर यूनिट की आ गई, जितनी क्लोजिंग इन्वेंट्री पड़ी थी उसको मल्टीप्लाई किया हमारी एवरेज कॉस्ट से, एंड देन हमारे पास 58.5 आराम से निकल के आ गया। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। जी जी जी, ये बात भी हमें समझ में आ गई। अब बात करते हैं कंटिन्यूअस एवरेज कॉस्ट की। ये तो आसान था, ये भी आसान था, तीसरा भी आसान है, बस थोड़ा सा समझने की बात है, थोड़ा सा ध्यान देने की बात है, आराम से करेंगे इसको। तो ये है हमारा कंटिन्यूअस एवरेज कॉस्ट। देखिए कंटिन्यूअस एवरेज कॉस्ट मैंने बताया था कि वहां पे अप्लाई होता है जहां पे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है और बड़ी ऑर्गेनाइजेशन कंप्यूटराइज सिस्टम से, ईआरपी सॉफ्टवेयर से इन्वेंट्री को ट्रैक करती है। वहां पे फिजिकल काउंटिंग की बजाय वो क्या करते हैं, सिस्टम के थ्रू इन्वेंट्री को की रिकॉर्डिंग करते हैं। जैसे ही इन्वेंट्री आती है तो बुक्स में रिकॉर्ड हो जाती है, जाती है तब भी बुक्स से निकल जाती है। तो हमारे पास एक हर टाइम एक अपडेटेड रिकॉर्ड हमारे पास हमेशा अवेलेबल रहेगा कंटिन्यूस में। तो कंटिन्यूस में देखिए किस तरह से हमें इन्वेंट्री की वैल्यूएशन करनी है। देखिए हमारे पास ओपनिंग इन्वेंट्री थी 5 @ 3.5, 5 @ 3.5, तो मैंने यहां पे 17.5 लिखा। देन उसके बाद हमने परचेज किया 5 @ 4, ये भी परचेज किया। यहां पे एक चीज और ध्यान रखनी है, डेट्स का बहुत महत्व है। आप यहां पे देखिए 3, 5, 7 और सेल हुई है 6 को, तो मैं आपको बताऊंगा जब सेल होगी। अभी हम बात करते हैं, ये हमारी थी 1 जनवरी को ओपनिंग स्टॉक आया, ये 3 जैन को हमारा परचेज हुआ। तो आप यहां पे देखिए 10 यूनिट्स आ गए और टोटल कॉस्ट आ गई 37.5। तो 37.5 को मैंने डिवाइड किया 10 से, तो मेरे पास ये 3.75 एवरेज निकल के आ गई। देखिए ओपनिंग स्टॉक था ये, उसकी कॉस्ट थी ये, परचेज जो किया उसकी कॉस्ट थी ये, दोनों का टोटल लगाया, टोटल लगा के 37.50। तो टोटल लगाया, जो टोटल आया 37.50, आपने डिवाइड किया 10 से, तो आपके पास जो एवरेज निकल गया 3.750। आई होप पहली परचेज जो 3 जैन की थी वहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं, अब यहां तक हमारे पास कॉस्ट आ गई है 3.750। अगली परचेज जो थी वो 5 जनवरी की थी, तो 5 तारीख को हमने 5 यूनिट और परचेज किए @5, तो 25 हमारी टोटल कॉस्ट लगी। तो 37.5 और 25 का टोटल लगाया, दैट इज 62.5। 62.5 को हमने डिवाइड किया 15 यूनिट से, तो हमारे पास एवरेज निकल के आ गई 4.17। तो यहां तक 3 और 5 जनवरी तक हमने बातें कर ली हैं। अगली बात जो होगी वो 6 जनवरी, आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 3-5 के बाद जो अगली परचेज है वो 7 जनवरी का, बट इन बिटवीन 6 जनवरी को एक सेल का अमाउंट भी है जो 7 यूनिट का है। 7 यूनिट का सेल हुआ है @10 पर यूनिट। तो यहाँ पे प्लीज ध्यान दीजिए, यहाँ पे एक गलती आप कर सकते हैं, एक एरर कर सकते हैं। जब हम सेल को दिखाएंगे तो पहली बात तो सेल के यूनिट माइनस होंगे, और दूसरी बात जो सेल का जो यूनिट कॉस्ट आएगा यहाँ पे आपको 10 नहीं लेना, यहाँ पे सेल प्राइस नहीं लेना, जो उससे पहली कॉस्ट होगी विच इज 4.17 इन दिस केस, तो आपको सेल को भी यहाँ पे 4.17 से ही दिखाना है। प्लीज माइंड दिस थिंग कि जब आप सेल कर रहे हैं, सेल दिखा रहे हैं अपनी इन्वेंट्रीज में, तो आपको एट कॉस्ट दिखाना है, इसलिए यहाँ पे स्पेसिफिकली लिखा भी गया है कि एट कॉस्ट।
और मैं यहाँ पे एक इसको हाईलाइट बार बार कर रहा हूँ कि जो आपकी यूनिट कॉस्ट इससे ऊपर निकल के आई है एवरेज, उसी कॉस्ट के ऊपर आपको सेल को दिखाना है। तो 15 में से 7 यूनिट गए, 8 यूनिट बचे और 62.5 हमारी पहले की कॉस्ट थी, तो 7 इंटू 4.17 किया 29.19 आया। इसमें से ये माइनस किया तो 33 पॉइंट अब हमारी जो एक्चुअल कॉस्ट आई, तो अगर आप दिस डिवाइड बाय दिस करेंगे तो 4.17 आएगा। तो सेल के केस में अक्सर गलती ये होती है कि हम इसको सेल प्राइस जो पर यूनिट है उससे दिखाते हैं यहाँ पे, विच इज रॉन्ग। आपको उसको एवरेज कॉस्ट जो सेल से पहले वाली इमीडिएट पहले वाली कॉस्ट होगी उसी के ऊपर दिखाना है, इसलिए यहाँ पे लिखा भी गया सेल एट कॉस्ट। तो सेल 8 करने के बाद 8 यूनिट बचे एट द रेट 4.17 और 33.31 की हमारी कॉस्ट है। इसके बाद हमारी 7th ऑफ जनवरी को एक और परचेज हुई विच इज एट द रेट ऑफ 5.50, तो 5 इंटू 5.50 दैट इज 27.50। इन दोनों का टोटल किया 60.81 आया। डिवाइड बाय किया हमने 60.81 डिवाइड बाय 13 यूनिट, तो 4.68 आएगा आपका। एक बार इसको कैलकुलेट करना अपने आप से भी। तो इस तरह से हम एवरेज कॉस्ट जो है वो निकाल सकते हैं कंटिन्यूस बेसिस पे। तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारी इन्वेंट्री की वैल्यूएशन फाइनल निकल के आती है 60.81। तो अब देखिए आप तीनों जो मेथड हमने किए, फीफो या पीरियोडिक वाला और कंटिन्यूस वाला, वहां इन्वेंट्री की वैल्यूएशन डिफरेंट आ रही थी। फीफो में आ रही थी 64.50, देन कंटिन्यूस में पीरियोडिक में आ रही थी 58.50 और यहाँ पे कंटिन्यूस में हमारी है 60.81। तो आप इसका इंपैक्ट देखिए, इसका इंपैक्ट कहां पड़ रहा है। क्लोजिंग इन्वेंट्री हमारी चेंज आ रही है, नंबर्स चेंज आ रहे हैं, तो इसका अल्टीमेट इंपैक्ट हमारे ग्रोस प्रॉफिट के ऊपर पड़ेगा। तो उसको भी अभी हम यहाँ पे देखते हैं। ग्रोस प्रॉफिट के लिए आपको पता है कि हमें किन किन चीजों की जरूरत होती है। ग्रोस प्रॉफिट के लिए हमें सेल्स की जरूरत होती है, कॉस्ट ऑफ सेल्स की जरूरत होती है, कॉस्ट ऑफ सेल्स के लिए ओपनिंग इन्वेंट्री चाहिए, परचेजेस चाहिए, क्लोजिंग इन्वेंट्री चाहिए। तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है। आइए इस फॉर्मूले में पुट करते हैं और ग्रोस प्रॉफिट को भी हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए तीनों में जो कॉमन चीज है, सेल्स रेवेन्यू 7 यूनिट की एट द रेट 10, तो यहाँ पे मैंने 70 लिख दिया विच इज कॉमन इन ऑल द केसेस, तो यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं आएगा। उसी तरह से ओपनिंग स्टॉक भी तीनों में कॉमन है, दैट इज 5 इंटू 3.5 दैट इज 17.50। तो ओपनिंग इन्वेंट्री भी तीनों में कॉमन रहेगी, कोई भी चेंज इसमें भी यहाँ पे नहीं आएगा। देन परचेजेस भी तीनों में कॉमन है, तो मैं टिक करते जा रहा हूँ जहां पे कोई चेंज नहीं है। परचेज देखिए 15 यूनिट्स की परचेज हुई है और किस रेट पे 5 एट द रेट 420 हुआ, देन 25 एंड देन 27.5। तो हमारी जो टोटल परचेज आई है वो 72.5 तीनों केसेस में सेम रहेगी, क्योंकि इसमें कोई भी अंतर नहीं है। तो यहाँ पे मैंने तीनों में ये ऐड कर दिया। नाउ जो चेंज आएगा तीनों केसेस में, जैसे फीफो यहाँ पे हमने लिखा हुआ कि फीफो के अकॉर्डिंग क्या क्लोजिंग इन्वेंट्री आएगी, पीरियोडिक के अकॉर्डिंग क्या आएगी और कंटिन्यूस के अकॉर्डिंग क्या हमारी इन्वेंट्री आएगी। तो आइए इसके बारे में बात करते हैं। फीफो के अकॉर्डिंग हमारी क्लोजिंग इन्वेंट्री हमने कैलकुलेट करी यहाँ पे 64.5, मैं इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ 64.5, देन 58.50 पीरियोडिक एंड देन 60.81 इज फॉर कंटिन्यूस। तो आप इनको लिखिए यहाँ पे और कैलकुलेट करते हैं कॉस्ट ऑफ सेल अब तीनों की 17.5, 72 माइनस 64.5। तो दिस प्लस दिस माइनस दिस अगर आप करेंगे तो कॉस्ट ऑफ सेल आएगी 25.50। तो आप रेवेन्यू में से कॉस्ट ऑफ सेल्स को जब माइनस करके यहाँ पे लिखेंगे तो जो आपके पास ग्रोस प्रॉफिट निकल जाएगा 44.50 आपके पास ग्रोस प्रॉफिट निकल जाएगा। सिमिलरली इन केसेस का भी निकाल के देखते हैं 17.5 प्लस 72.50 और माइनस करते 58.50, तो 31.50 आपके पास कॉस्ट ऑफ सेल निकल गया है। उसको 70 में से माइनस करते हैं, 38.50 हमारा यहाँ पे जीपी निकल गया है, ग्रोस प्रॉफिट। और लास्ट कंटिन्यूस मेथड में देखते हैं क्या करते हैं। इसके अंदर भी हमारा जो निकल के आता है 29.19 हमारा कॉस्ट ऑफ सेल्स निकल के आता है, उसको 70 में से माइनस करते हैं, तो 40.81 इज ग्रोस प्रॉफिट। तो आप देखिए जैसे जैसे आपके इन्वेंट्री में वैल्यूएशन आया था, इन्वेंट्री में यहाँ 64.50 था तो आपका ग्रोस प्रॉफिट में चेंज आया 44.5। यहाँ पे आपका इन्वेंट्री क्लोजिंग का था 58.5 तो आपका ग्रोस प्रॉफिट 38.5, और यहाँ पे आपका था 60.81 तो आपका जो ग्रोस प्रॉफिट निकल के आया वो 40.81 का निकल के आया। तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि किस तरह से हमारा ग्रोस प्रॉफिट फ्लक्चुएट हो रहा है जैसे जैसे हमारी
क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यूएशन फ्लक्चुएट हो रही है, वैसे वैसे हमारा ग्रोस प्रॉफिट फ्लक्चुएट है। तो इस बात से आई थिंक आपको कॉम्प्रिहेंसिव एग्जांपल से ये बात समझ में आई होगी कि इन्वेंट्री की वैल्यूएशन कितनी इंपॉर्टेंट है, कौन सा मेथड यूज करते हो तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर इंटरचेंजेबल प्रोडक्ट है तो आप इनमें से कोई भी मेथड यूज कर सकते हो, बट बी केयरफुल, क्योंकि अल्टीमेटली वो आपके ग्रोस प्रॉफिट को इंपैक्ट करेगा, आपके फाइनेंशियल्स को इंपैक्ट करेगा। अगर इंटरचेंजेबल है तो एवरेज कॉस्ट यूज कर सकते हो, कंटिन्यूस पीरियोडिक कुछ भी, और फीफो यूज कर सकते हो। लीफो तो अलाउड है नहीं, बट अगर नॉन इंटरचेंजेबल है तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपको स्पेसिफिक यूनिट कॉस्ट मेथड को यूज करना पड़ेगा। जी, तो आई होप ये कॉम्प्रिहेंसिव एग्जांपल आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो कर ही देना। दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, प्लीज मत भूलना दोस्तों के साथ शेयर करना, इसको जरूर शेयर करना है। और मैं फटाफट से 2 मिनट के अंदर IS2 को समराइज करता हूं। IS2 में हमने डिस्कस किया कि इन्वेंट्री क्या होती है। इन्वेंट्री मेनली वो होती है जो हम खरीदते हैं बेचने के लिए, मेन पर्पस बेचना होता है। जिस चीज में एक बिजनेसमैन डील करता है उसको इन्वेंट्री कहा जाता है। रॉ मटेरियल, WIP, फिनिश प्रोडक्ट इन्वेंट्री का पार्ट होते हैं। वैल्यूएशन कॉस्ट और NRV लोअर के ऊपर होता है। कॉस्ट में 3 एलिमेंट ऐड होते हैं, परचेज प्राइस, इंपोर्ट ड्यूटीज एक्सक्लूड कर दो, सेल टैक्स को, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट को ऐड करना है, जो भी प्रेजेंट कंडीशन में लाने खर्चे उनको ऐड करना है, धोखे से बचना है, स्टोरेज कॉस्ट, एडमिन कॉस्ट, सेलिंग कॉस्ट, एबनॉर्मल बेसिस इनको ऐड नहीं करना है। और NRV कैसे निकालते हैं, नेट रियलाइजेबल वैल्यू, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस में से एस्टिमेटेड सेलिंग कॉस्ट को माइनस कर दो, आपके पास NRV निकल के आ जाएगा। लोअर दोनों क्यों लेना है, कॉस्ट और NRV का लोअर क्यों लेना है, क्योंकि प्रूडेंस कॉन्सेप्ट बोलता है, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट ये बोलता है अगर आपकी इन्वेंट्री